नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और एक बार फिर हाजिर हूं आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से रूबरू कराने के लिए। आपकी मुलाकात उन कला साधकों से कराने के लिए जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं हमारी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए। शुरुआत करेंगे हमारे आज के खास कार्यक्रम रंग तरंग की इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी प्रॉक्सिमिटी के साथ। अनिल गायकवाड़ जो कि एक स्कल्पचर है, एक सेरामिस्ट है और कला के विभिन्न माध्यमों पर वो काम करते हैं और इस प्रदर्शनी के जरिए उन्होंने बेहद गहरे रंगों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है कैनवस पर। और आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को इन रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया है इस प्रदर्शनी में। आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की एक झलक और शुरुआत करते हैं आज के रंग तरंग की। संगीत एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी परिस्थिति में सुने आपका मन शांत हो जाता है। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे बांसुरी की। बांसुरी की धुन किसी को भी अपने सुर में बांध लेती है और जब बात होती है बांसुरी की तो जुबान पर एक ही नाम याद आता है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का। 13 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने बांसुरी अपने हाथ में थामी थी, तब से लेकर आज तक हमारे दिल के तार उन्हीं की बांसुरी की धुन में जुड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली में हुआ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का कॉन्सर्ट, आइए आपको उसमें लिए चलते हैं। हर एक वाद्य यंत्र से जादू बिखेरना सबके लिए संभव नहीं, ठीक उसी तरह बांसुरी से सबके दिलों पर राज करना हर किसी के लिए संभव नहीं। इसके बावजूद बांसुरी के जादूगर कहे जाने वाले भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक, संगीतकार और संगीत निर्देशक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी का जादू देश विदेश में बिखेर दिया। हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुए कार्यक्रम में एक बार फिर वही जादुई धुन सुनाई दी। जब राजा राम से हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, उस दौरान उनकी उम्र 13 से 14 वर्ष की थी। वहां से सीखने के बाद उनके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव हुए। उनकी बांसुरी की आवाज दूर दूर तक पहुंचने लगी और लोगों का इनकी धुन की तरफ झुकाव बढ़ता गया। हरिप्रसाद चौरसिया ने इस दौरान पंडित भोलानाथ प्रसन्ना से बांसुरी बजाना भी सीखा। आकाशवाणी से अपने करियर की शुरुआत की और अपनी कला से मिली प्रसिद्धि के बाद हरिप्रसाद को आकाशवाणी प्रयागराज में कार्यक्रम मिलने लगे। 1952 में आकाशवाणी के साथ उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की। बांसुरी में महारत हासिल करने के बाद लोगों ने उन्हें सम्मानपूर्वक पंडित बुलाना शुरू कर दिया। आकाशवाणी के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। यहाँ उन्होंने प्रख्यात संतूर वादक शिव कुमार शर्मा के साथ जोड़ी बनाई और कई फिल्मों में अपना संगीत दिया। अपनी कला के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में पद्म भूषण तथा कोणार्क सम्मान और 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज उम्र के इस पड़ाव पर भी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की ऊर्जा और उनकी कला में कोई कमी नहीं। उनकी बांसुरी का जादू आज भी बरकरार है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। प्रभु श्री राम।
वर्षों से, बचपन से हम राम लीलाओं का मंचन देखते आ रहे हैं, राम कथाएं सुनते आ रहे हैं। आज भी रामलीला के मंचन में उतनी ही भीड़ उमड़ती है जितनी पहले उमड़ा करती थी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वचन, उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले हुआ करती थी। एक बार फिर राजधानी दिल्ली में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की राम कथा का मंचन किया गया, रामायण का मंचन हुआ। आइए आपको लिए चलते हैं। परेश, राघव, सौम्य जैसे नामों से सुशोभित प्रभु श्री राम का रंगमंच भारत की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रंगमंच पर हम जीवन के कई रंग देखते हैं और इसीलिए मंच पर कोई कहानी, कोई दास्तान जब जब प्रस्तुत की जाती है तो हर कहानी हमारे जीवन का हिस्सा लगती है। यहाँ अगर रामायण की करी बात तो रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को जीवन की सीख देती है। श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, वहीं माँ सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर नाट्य नृत्य के माध्यम से रामायण की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें कलाकारों ने अपने अपने किरदार पर अभिनय ही नहीं किया बल्कि उसको पूरा जीवंत कर दिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। इस शानदार प्रस्तुति का आयोजन किया था उर्वशी डांस म्यूजिक आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी और तपस्या फाउंडेशन ने। रामायण का मंचन देख सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। रामायण का जब जब मंचन किया जाता है तो हर एक चरित्र से हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। तो आज जो हम रामलीला कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बहुत नए टेक्निक से है। कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, कहानी एक ही होती है लेकिन डिफरेंट तरीका है, क्योंकि टाइम ऐसा बदल गया है, क्योंकि हमने उसको करके दिखाया है। हमारे रामायण में और बाकी सब रामायण में थोड़ा सा बस फर्क ये है कि हमारा थोड़ा अभी नए तरीके से दिखाया जा रहा है अपनी रामायण। बाकी सब में फोक यूज़ करते हैं, बट इसमें अलग डिफरेंट स्टाइल है जिसको हम प्ले कर रहे हैं। रामायण हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर दौर में इसे पसंद किया जाता रहा है। खास बात यह है, जब जब रामायण सुनी जाती है, जब जब रामायण देखी जाती है, तब यूं लगता है कि न सिर्फ हमें बल्कि पूरे समाज को एक नई राह दिखा रही है रामायण। यदि हम चाहें तो रामायण से मिलने वाली सीख को जीवन में अनुसरण करें तो एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए।
हमारे देश के हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति है, अलग लोक प्रथाएं हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में उत्सव हुआ उत्तराखंड दिवस का, जहां पर पहाड़ों की रंग और पहाड़ों की संस्कृति का बेहद शानदार झलक देखने को मिली। आइए आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में। राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ उत्तराखंड दिवस का और इस मौके पर दिखा पहाड़ों का रंग, संस्कृति और भविष्य की उमंग। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को नमन के साथ हुई। साथ ही इस मौके पर दर्शकों को राज्य के इतिहास से भी अवगत कराया गया। आयोजन पर 2 नाटकों का मंचन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रोफेसर सुरेश बांदुनी के निर्देशन में पहले नाटक का मंचन हुआ, तो वहीं दूसरा नाटक उत्तराखंड की सामूहिक परिवार व्यवस्था, संस्कारों और पलायन के मुद्दे को उठाता हुआ नजर आया, जिसका निर्देशन किया वीरेंद्र सिंह केठा ने। 5 पकौड़ा बना छे ना और हूं ते भी आसपास में बांट दूं, चुपचाप खेलावे यू पकौड़ो थई और कहते पता चल लू कि हम के बड़ा ही ऊंचा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर एक रंगारंग कार्यक्रम हम लोग यहाँ दिलशाद गार्डन उत्तराखंड भ्रातृमंडल के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने पब्लिक यहाँ पर है और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बेसिकली उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए हैं प्लस हमारे को जिन्होंने ये मंडल दिया, जिन लोगों ने उत्तराखंड दिलशाद गार्डन में बनाया, उनको समर्पित है। इस राज्य को प्राप्त करने में बहुत से शहीद हुए हैं, जिनके लिए आज पहले श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बाद ये कार्यक्रम होता है और हम इसको हर साल मनाते हैं। अपने जो उत्तराखंड की वेशभूषा है और जो स्टॉल लगे हुए हैं छोटे छोटे, जैसे नाथ मांग टिक्का, पिछौड़े और ये हैंडलूम हाथ से बनी हुई चीजें, इन सब के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो इसमें अनेक चीजें आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पे अस्कोट, आराकोट से लेकर के माणा गांव तक की आपको जानकारियाँ हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल है। हमारी महिलाएं सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है सभी लोगों ने, और हमारी सारी महिला संगठन, हमारी जो कार्यकारिणी है, सब अपना मिलजुल के पूरी मेहनत के साथ इस कार्य को आगे अग्रसर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों और दार्शनिक स्थलों का वर्णन करती खास प्रस्तुति भी रखी गई। यह कहा जाता है कि यहाँ पर रावण कार्यक्रम का उद्देश्य था उत्तराखंड की विलुप्त होती सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना। रंगारंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों और युवा कलाकारों ने हिस्सा लिया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। Six characters in search of an author। पहली बार इस इतालवी नाटक का मंचन 1921 में हुआ। मिलीजुली प्रतिक्रिया के बाद दर्शकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दोबारा इसका मंचन हुआ 1925 में और उसके बाद से ना जाने कितनी बार इसका मंचन किया जा चुका है, ना जाने कितने अडेप्टेशंस हो चुके हैं। आज भी दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई थिएटर कंपनी इसका मंचन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर के हिंदी अडेप्टेशन का मंचन हुआ। लेखक की खोज में किरदार और इसका निर्देशन किया लेजेंडरी एक्टर और डायरेक्टर M.K. रैना साहब ने। आइए आपको दिखाते हैं इसकी झलक। देखिए नन्हा सा बच्चा, गोली ठीक इस जगह लगी थी। जब माँ दहाड़ मारकर इसकी लाश पर बेहोश हो जाएगी, तब मैं भयानक शर्म और घृणा से इनका घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। 6 characters in search of an author।
एक इतालवी नाटक लुइगो पिराडेलो द्वारा लिखा गया एक इतालवी नाटक है जिसे 1921 में लिखा गया और पहली बार इसका प्रदर्शन हुआ। ये क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि ये मिस्टर वर्मा के अंदर बचे रहना चाहते हैं। और ये लड़की हम में नहीं बचना चाहती। अच्छा सुनिए, अगर हमें नाटक करना होगा ना तो हम लोग क्या कहते हैं, कोरस क्या कहते हैं उसको, वहाँ सामूहिक गान भी करना होगा। हाय मार डाला, सामूहिक गान? भैया हमारे यहाँ मुजरा गाने बजाने का बंदोबस्त नहीं है। हम यहाँ थिएटर करते हैं, फोक ड्रामा नहीं। हम वही करने को आए हैं। अच्छा सर, आपकी स्क्रिप्ट का है? लेखकों, उनके पात्रों और रंगमंच के कलाकारों के बीच संबंधों के बारे में एक बेतुका मेटा थिएट्रिक नाटक। इसका प्रीमियर रोम के टेट्रो वैले में मिश्रित स्वागत के साथ हुआ। आप लोग समझ नहीं रहे, सारे झमेले की जड़ यही, इसी बात में है सारा गोलमाल। असल हमारे भीतर अपनी एक दुनिया होती, मुझे जो लगता है जब मैं उसे अपने तरीके से कहना चाहता हूं तब उसे कोई मानना नहीं चाहता। जो मैं बोलता हूं उसे तुरंत अपने ढंग से सोचना शुरू कर देता है। हम सब सोचते हैं कि हम सब एक दूसरे को समझते हैं। जनता समर्थकों और विरोधियों में विभाजित हो गई। हालांकि मिलान में प्रस्तुत किए जाने के बाद इस नाटक को बड़ी सफलता मिली। तुम मेरी पत्नी थी इसीलिए तो? हो तो है ही, तब मेरी उम्र कितनी रही होगी? निहायत छोटी सी बच्ची, साड़ी पहनने की भी उम्र नहीं थी तब। ये भद्र पुरुष रोज छुट्टी के बाद मेरे स्कूल के बाहर आकर खड़े रहते और भेदती आंखों से ताकते रहते कि कब मैं सचमुच जवान हो जाऊं। नॉनसेंस! दिस इज अ लाई! दिस इज अ पॉजिटिव लाई! झूठ! यस, भयंकर निर्लज्ज झूठ! 1925 में नाटक के तीसरे संस्करण के लिए एक प्रस्तावना भी प्रदान करने के बाद इसकी संरचना और विचारों को स्पष्ट किया गया। मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा तो नहीं हुई कि मेरे जीवन में किसी नारी का प्रयोजन ही ना रहे, और इतनी कम भी नहीं कि किसी निर्लज्जता के साथ किसी लड़की को अपना साथ बनाने की बात कहता। इसके अलावा इस मानसिक अवस्था में मुझे किसी लड़की ने चाहा भी नहीं, चाह सकती भी नहीं थी। हर इंसान अन्याय करता है पर उसे मान लेने का साहस सब में नहीं। मान लेने का साहस ना भी हो, अन्याय करने के साहस में तो कोई कमी नहीं। हाँ, वो नहीं। तब से लेकर आज तक इस नाटक के कई अनुवाद हो चुके हैं और दुनिया भर में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद पापा सीधा इसको अपने कमरे में ले गए। पता नहीं क्या सब बातें करी, पर मैंने देखा पापा इसके हाथ ढेरों रुपए थमा रहे थे। उसके बाद 7 दिन लगातार ये लड़की हर रोज घर आती रही और पता नहीं क्या सब बातें करती और पापा इसे ढेरों रुपए थमा देते। अरे मेरे भरोसे ही इन्होंने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती किया था। राजधानी दिल्ली में वेटरन थिएटर अभिनेता और निर्देशक M.K. रैना ने एक बार फिर अपने अंदाज में इस नाटक को प्रस्तुत किया। उसके बाद हमारे माहौल ने इसको बिल्कुल बदल दिया। ये समझ गया कि शायद हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ये जिंदा रहे, और जो चाहता था वो अब इस वापस दुनिया में लौट कर आएगा नहीं, यानी इसके पिता। हाँ, अब इस जीवन के ऊपर अगर कुछ हो तो देखिए, लेखक की खोज में किरदार इस नाटक ने एक बार फिर दर्शकों को लुभाने में सफलता पाई। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपकी बातें सुनकर मजा आ गया। इनकी कहानी में दम है। हमें लगता है कि अगर हम इन लोगों को लेकर नाटक खेले तो जमेगा नाटक। हाँ, खास तौर से जब इस जैसा चरित्र हो तो कोशिश करके देखिए ना। चुप करो, उसे सोचने दो। नहीं, जो वो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन अगर उनके हिसाब से भी देखें तो नाटक जमेगा। आज हमारे देश के सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले कलाकारों को मिल रहा है राष्ट्रीय मंच और एक ऐसा बाजार जो उनकी मेहनत की, जो उनकी कला की सही पहचान कर रहा है, सही कद्र कर रहा है। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनको उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी पट्टचित्र कला को ना सिर्फ संरक्षित किया है बल्कि उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। भारतीय हस्तकला यकीनन बेहद बेशकीमती है और पूरे विश्व में जानी जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें, पट्टचित्र एक बेहद प्राचीन कला है और उड़ीसा की ये कला है। हाथ से ये तमाम चीज़ें बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें आज हमारे लोकल आर्टिसंस जो हैं वो तैयार कर रहे हैं और यही वजह है कि ना सिर्फ उन्हें एक राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल रहा है। थोड़ा बताइए अपनी इस कला के बारे में, कितने लोग आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस कला के साथ और किस तरह से ये कला आपको रोजगार प्रदान कर रही है? ये हम ओडिशा से, हमारा गांव हेरिटेज विलेज है, गांव का नाम है रघुराजपुर, मेरा नाम चित्तरंजन स्वाई है। ये हमारा गांव में पूरा 150 घर है, हर घर में कुछ ना कुछ, कोई पेपर मार्क्स बनाता है, कोई पामलीफ बनाता है, कोई नारियल का ऊपर बनाता है, कोई पट्टचित्र बनाता है और हमारा सब डिजाइन का काम न्यू डिजाइन सब बनाता हूँ। जैसे टाइगर का ऊपर बनाया, ये मसाला बॉक्स और ट्रे और सब न्यू डिजाइन कढ़ाई का ऊपर, पेपर मार्क्स का ऊपर हम बनाता हूँ। तो किस तरह से आपको लगता है कि रोजगार आपको मिल रहा है इससे? हाँ, अच्छा, इसमें सब जानते हैं, बहुत लोग भी पसंद करते हैं, पामलीफ को, पट्टचित्र को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपका बच्चा भी अपना ज़्यादा समय मोबाइल फ़ोन के साथ बिताता है तो आप कोशिश कर सकते हैं इस तरह से। बचपन में ज़रूर खेला होगा आपने ये खिलौना, एक पपेट्स हैं जो बनाए गए हैं, हाथ से बनाए गए हैं और यकीनन किसी भी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बस ये एक पपेट ही काफ़ी है। ये हमने पूरा नेचुरल कलर है, 5 कलर को मिला के हम 25-30 कलर निकालते हैं। जो व्हाइट कलर होता है ना, समुद्र का सी शंख है, और घर पे जो दिया जलाता हूँ काजल्स, और हरिता लेंगुल नील मिला के हम 25-30 कलर निकालता हूँ। और ये मटेरियल हम खुद बनाता हूँ। जो घर पे जो हमारा जो हम इमली खाता हूँ ना, इमली का जो बीज निकलता है, इसको छेज के अंदर में गम होता है, वो गम को नीचे लगा के एक साड़ी, तापर और एक बार गम और एक साड़ी, 2 लेयर को जॉइंट करके इसको उठा के ऊपर में चौक पाउडर, व्हाइट चौक लगे, फिर पत्थर में घिसता हूँ, पॉलिश करता हूँ, पॉलिश करके तापर कलर में आउटलाइनिंग, तापर ब्लैक लाइनिंग होता है। कितना समय लगता है आपको बनाने? ये वाला पूरा लगा हुआ है 4 महीना बनाने के लिए। पूरा कृष्णा का पद्म कुंज राह से, और यहाँ से शुरू है। अनंता सॉय ने मैरिज जो है कौशल्या के जेल में, दोनों कृष्णा यहाँ पे जो वासुदेव ले जा रहे एक्सचेंज करने के लिए, यहाँ पे सब डेमन, पुतना असुर, सकटा असुर, माखन जो ये किया था डम्बुर में बांध दिया था, सगड़ा असुर, मासुर, सकटा असुर, संडा असुर, सब डेमन को फाइटिंग किया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कृष्ण का पूरे जीवन को यहाँ पर इस पेंटिंग में, इस पट्टचित्र में उन्होंने दर्शाया है। करीब 4 महीने का समय लगा इस पूरी तस्वीर को, इस पूरी पेंटिंग को बनने में। और आप देख सकते हैं कि कृष्ण वहाँ पर उनका जन्म हुआ और किस तरह से वासुदेव उनको लेकर गए, और जो उनकी पूरी कृष्ण लीलाएं हैं, जो पूरी उनकी रास लीलाएं हैं, जो उनके महत्वपूर्ण जो इवेंट्स रहे उनके जीवन के, इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। हाथ का काम है, 4 महीने के आसपास इसको समय लगा बनने में, और पूरे प्राकृतिक रंगों और प्राकृतिक चीज़ों से इसको बनाया गया है। इसमें 10 अवतार है, मत्स्य, ये कस्य, यहाँ पे बराह, ये नरसिंह, ये बामन, ये परशुराम, ये राम, ये बलराम, बुद्ध, लास्ट कल्कि। किस तरह से दीपावली को लेकर आपको लग रहा है कि बाजार सज रहे हैं, आपको रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, एक मंच मिलता है अपना सामान दिखाने की, आपकी जीविका, किस तरह से ये कलाएं जो हैं आपका जीवन यापन? कुछ लगता है यहाँ दस्तकार में बहुत अच्छा लगता है, लोग आते हैं, इनको जानते हैं, हमारा कला को पहचानता है। पट्टचित्र क्या है, क्योंकि सब लोग भी हमारा गाँव जाता है ये देखने के लिए, हम तो दिल्ली आया है ये दिखाने के लिए। जी, थैंक यू, वेलकम। और आइए अब देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में क्या खास आयोजन रहे। राजधानी दिल्ली की एक बेहद आइकॉनिक जगह कनॉट प्लेस, जिसका इतिहास वर्षों पुराना है। बीते दिनों राजधानी दिल्ली के धूमीमल आर्ट गैलरी में एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी दिल्ली के कनॉट प्लेस के इतिहास को दर्शाती हुई नजर आई। द पास्ट हैज अ होम इन द फ्यूचर। इस प्रदर्शनी में कनॉट प्लेस के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, आर्काइवल फोटोज और आर्टवर्क्स, और खास तौर पर वो चीजें, वो नाम जो कनॉट प्लेस के इतिहास और वर्तमान को दर्शाती हैं। कनॉट प्लेस की आइकॉनिक दुकानों को और कनॉट प्लेस से जुड़ी ज्यादातर चीजों को इस प्रदर्शनी में देखा जा सकता है। और ये एग्जीबिशन कनॉट प्लेस का हिस्ट्री कवर करता है, हाउ सीपी हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर पॉइंट कल्चर का दिल्ली में, और हाउ द गैलरी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट जर्नी।
और प्रोफेसर अन्नपूर्णा गरमिला हैज़ क्यूरेटेड दिस एग्जीबिशन। हम लोग का आर्काइवल कलेक्शन से आर्ट वर्क्स है ऑफ स्वामीनाथन जी, हिम्मत शाह, सतीश गुजराल। सो इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इस प्रदर्शनी को इस मुकाम तक लाने के लिए कई शीर्ष आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स एकजुट हुए ताकि कनॉट प्लेस के इतिहास को, उसके आर्किटेक्चर को, उसके दिल्ली वासियों के साथ कनेक्ट को दर्शाया जा सके। इसी के साथ रंग तरंग आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कच्छ से आए इन कलाकारों की बेहद यादगार प्रस्तुति के साथ। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।